नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड में बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में कोर डेटा का लेक्चर नंबर 43वां लेक्चर करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रीवियस क्लास में वो चल रहा था टेस्ट या चोल या कंचुक, टेस्ट या ट्यूनिक या कंचुक, ये अपना टॉपिक चल रहा था। अब देखिएगा कि टेस्ट या चोल या कंचुक की यदि हम बात करें तो आपको बताया था कि ये जो हर्डमानिया होता है इसके बाहर का ये आवरण होता है जो कि कठोर तो क्या मतलब लचीला और शिशु अवस्था में पारदर्शी और वयस्क अवस्था में लगभग ये मटमैले कलर का पीले भूरे रंग का हो जाता है। और इसे ट्यूनिसिन नामक जो एक पॉलीसेकेराइड उससे ये क्या होता है, मुख्य उसका एलिमेंट यही होता है, इसलिए इसको ट्यूनिकेट सब फाइलम के अंदर भी रखा गया है। अब आपको बताया था कि जो टेस्ट या चोल होते हैं उसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, कार्पल्स पाई जाती है, इंटरलैकिंग फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, स्पाइक्यूल्स पाई जाती है। अब देखिएगा कि अपने मैट्रिक्स की बात कर ली थी, कार्पल्स की बात कर ली थी, इंटरलैकिंग फाइब्रिल्स की बात कर ली थी, ब्लड वेसल्स की बात कर ली थी। हम बात कर रहे थे इसके स्पाइक्यूल्स की। स्पाइक्यूल्स जो होता है वो कंटिकाएँ होती हैं, जिनको हिंदी में कंटिकाएँ कहा जाता है। ये कंटिकाएँ जो होती हैं ये पूरे शरीर के अंदर पाई जाती है और जो कंटिकाएँ होती हैं ये शरीर की सुरक्षा का कार्य करती है, जिसके कारण ये परभक्षी से अपने आप को बचाए रखता है। और ये कंटिकाएँ आपको जो स्पाइक्यूल्स होती हैं ये बताया था दो प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट होती है मेगास्क्लेयर और दूसरी होती है माइक्रोस्क्लेयर। मेगास्क्लेयर दो प्रकार की होती है, स्पिंडल लाइक, और दूसरी होती है पिपेट लाइक। मेगास्क्लेयर आकार में बड़ी होती है, माइक्रोस्क्लेयर्स क्या होती है, आकार में छोटी होती है। मेगास्क्लेयर जो होती हैं वो लगभग 3 से 5 mm तक होती है और जो माइक्रोस्क्लेयर्स होती है 40 से 80 mm, यानी ये 3 से 5 mm की होती है मेगास्क्लेयर, और ये माइक्रोस्क्लेयर जो नाम से क्लियर हो रहा है छोटी होंगी आकार में 40 से 80 mm तक होती है। अब आपके स्टूडेंट मैंने उस दिन भी बताया था कि ये स्लाइड्स भी आपकी बनानी होती है, स्लाइड्स के अंदर भी ये पाई जाती है, मतलब दिखाई देती है। तो अपने वो स्लाइड्स बनाते हैं तो इसके अंदर जो हर्डमानी है उसकी स्किन को लेकर के KOH के साथ उबाल करके या NOH के साथ उबाल करके 2% NOH के साथ उबाल करके फिर जो द्रव है उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद में जो शेष बचा हुआ एलिमेंट या पदार्थ है छनने के बाद में जो शेष बचता है उसको हम लेकर के सिंगल स्टैनिंग द्वारा जब प्रोसेसिंग में डालते हैं तो उसके द्वारा जो बनती हैं स्लाइड अपनी लास्ट में जाकर के वो अब अपने जो डायग्राम बनने जा रहे हैं ठीक वैसी ही बनती है। तो अपने अब बात करने जा रहे हैं मेगास्क्लेयर और माइक्रोस्क्लेयर्स की। तो मेगास्क्लेयर और माइक्रोस्क्लेयर जो आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कंटिकाएँ हैं जिनके ऊपर स्पाइन्स पाई जाती हैं और ये सुरक्षा का कार्य करती है। तो अपने सबसे पहले दोनों को बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेगास्क्लेयर्स की। मेगास्क्लेयर्स, इसमें
तो इस प्रकार की होती हैं। ये मेगास्क्लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं दो तरह के, पिपेट लाइक और ये है स्पिंडल लाइक। पिपेट लाइक में देख रहे हैं कि बीच में से फूली हुई होती है। अपने जो केमिस्ट्री प्रयोगशाला में जो हम पिपेट यूज़ करते हैं उसके आकार के होने के कारण इसको पिपेट लाइक कहा जाता है। स्पिंडल लाइक इसको तर्करूपी कहते हैं। इसके दोनों किनारे एकदम क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। बीच में से जो मोटाई है वो लगभग क्या है, इक्वल होती है, यानी किनारे पतले होते हैं और बीच में से थोड़ी सी मोटी होती है पूरी दूर के अंदर, तो इसको हम कहते हैं स्पिंडल लाइक। ये लगभग मैंने बताया 2 से 3 mm लंबी होती है, इसलिए इनको मेगास्क्लेयर, यानी इनका आकार बड़ा होता है, इसलिए इनको क्या कहा गया, मेगास्क्लेयर कहा गया है। और माइक्रोस्क्लेयर जो 40 से 80 म्यू की होती है, 40 to 80 म्यू आकार की होती है, इसलिए इनको क्या कहा गया, माइक्रोस्क्लेयर। तो ये सारी कंटिकाएँ जो हैं ये अपने यदि इसकी स्किन देखें, सो स्किन का मतलब इसका टेस्ट है, चोल देखें तो उस चोल के अंदर पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना जो इसकी सुरक्षा का काम करती है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो इसका मेंटल या बॉडी वाल है या देह भित्ति, उसकी हम बात करना चाहते हैं हम, कि नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इसका मेंटल। क्या है इसका मेंटल? मेंटल या इसको हम कहते हैं हिंदी में प्रवार। हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको प्रवार कहा जाता है। अब मेंटल या प्रवार की बात करें तो इसका जो मेंटल या प्रवार क्या चीज़ होती है, वैसे आपने ये मोलस्का के अंदर पढ़ के हैं। मेंटल या प्रवार क्या चीज़ है, ये आपने मोलस्का के अंदर पढ़ा है। ये जो है मेंटल या प्रवार, ये एक्चुअल में क्या होता है, आपने मोलस्का में पढ़ा था कि जो कवच होता है उस कवच के ठीक नीचे एक झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है जो आंतरांगों को घेरे हुए रहती है। और मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट भाग है शरीर का, क्योंकि जो मोलस्कन के अंदर आपने देखा था जो बाह्य आवरण है, जो बाह्य कवच है, उसका निर्माण मेंटल के द्वारा होता है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। मेंटल या प्रवार होती वैसी सी संरचना है, परंतु थोड़ी सी इसके अंदर भिन्नता लिए होती है, उसके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेंटल या प्रवार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा आवरण जो कि आंतरांगों को घेरे हुए होता है, परंतु वो टेस्ट या चोल के ठीक क्या होता है, एकदम नीचे स्थित होता है। इन टेस्ट या चोल के नीचे पाई जाने वाली एक झिल्लीनुमा संरचना क्या कहलाती है, मेंटल या प्रवार कहलाती है। और मेंटल या प्रवार जो होती है वो आंतरांगों को क्या कर रखती है, कवर किए हुए रखती है। ये मेंटल या प्रवार जो होती है वो पूरी बॉडी में एक जैसी नहीं होती है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि अगर और जो इसका पृष्ठ भाग है, जैसे ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, देखो मैंने वहाँ लिखा भी था, मैंने उसमें हर्डमानिया का ये एंटीरियर पोजीशन है, ये कौन सा है, पोस्टीरियर पोजीशन, ये डोर्सल और ये वेंट्रल। तो अगर और पृष्ठ भाग में, अगर वह पृष्ठ यानी एंटीरियर और डोर्सल, तो एंटीरियर और ये डोर्सल, इस भाग के अंदर ये क्या होती है, मेंटल थोड़ी मोटी होती है, यानी मोटाई लिए होती है। उसके अलावा और जो शेष भाग है वहाँ पर क्या होती है कि ये मतलब पतली होती है, उसके अंदर पेशियों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। यानी इस भाग के अंदर यदि हम बात करें एंटीरियर और डोर्सल के अंदर ये भाग बहुत मोटा होता है, कारण इस भाग के अंदर इसके अंदर क्या पाई जाती है, पेशियाँ पाई जाती है। जबकि जो नीचे का वेंट्रल और जो यानी ये हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें इस डायग्राम को, इस तरह से हम इसको बनाएं यूँ, तो ये एंटीरियर है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है और ये कौन सा है, पोस्टीरियर। तो ये जो भाग है, ये मेंटल का ये जो भाग है, अपने इस मेंटल मैंने बनाया जैसे थोड़ा सा हल्का सा ये बनाने का प्रयास किया है। तो इस भाग के अंदर ये इस भाग के अंदर ये क्या होती है, मोटी होती है, केवल इस भाग के अंदर यूँ इस तरह से मोटी होती है। इसका रीज़न क्या है, ये मेंटल है, तो इस भाग के अंदर क्या है, मोटी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेशियों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, पेशियाँ अधिक होती है। जबकि जो डोर्सल और वेंट्रल, जो पोस्टीरियर और वेंट्रल भाग होते हैं, कौन से, पोस्टीरियर और वेंट्रल भाग, यहाँ पर क्या होती है, पेशियों की संख्या कम होती है, न के बराबर होती है, इसलिए ये भाग जो है क्या होता है, मेंटल का पतला होता है। तो जो मैंने गहरी लाइन से किया, ये भाग मेंटल का क्या होता है, मोटा होता है पेशियाँ होने के कारण। ये भाग जो बचा हुआ भाग है वेंट्रल और पोस्टीरियर, ये क्या होता है, पतला होता है। अब देखिएगा यहाँ पर इसके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, देखिए थोड़ा सा अगर मैं बताने का प्रयास करूँ, ये स्ट्रक्चर होती है। तो ये टेस्ट हो गया या चोल हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये क्या होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, बॉडी ऑर्गन होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है मेंटल की। तो मेंटल एक्चुअल में कवच के ठीक नीचे, या यूँ कहते हैं ट्यूनिशियन का जो कवच है उसके ठीक या चोल के ठीक नीचे होती है। और कवच का जो निर्माण है, क्योंकि हमने बात की थी कि जब हर्डमानिया इधर उधर तैरता है, वैसे तो स्थानबद्ध जंतु होता है, परंतु ये कई बार मोलस्कन जंतुओं के शरीर पर चिपक करके इधर उधर गति करता है, तो या कई बार जल के साथ कोई वस्तु आकर के इसके चोल से टकराती है, उसका चोल घिसता रहता है। तो घिसने के कारण क्या होता है कि नए चोल का निर्माण जो है वो मेंटल के अंदर एपिडर्मल सेल्स होती है वो करती रहती है।
अब देखिएगा कि जो अगर हम बात करें मेंटल या चोल है, इसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है? 3 लेयर पाई जाती है। ये जैसे अपने मेंटल मान लें, इस मेंटल के अंदर यहाँ कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। एक यहाँ बाहर की ओर, एक बीच में और एक सबसे अंदर की ओर। जो बाहर की ओर लेयर होती है उसको आउटर एपिडर्मल कहते हैं। 3 लेयर होती है मेंटल में, 3 लेयर होती है। आउटर एपिडर्मल लेयर, बीच में मेसेंकाइम लेयर और तीसरी है इनर एपिडर्मल लेयर। इनर एपिडर्मल लेयर 3 लेयर होती हैं। तो जो अपने बात करते हैं आउटर एपिडर्मल की, तो आउटर एपिडर्मल जो लेयर होती है ये बाहर की ओर होती है। यानी ये जो लेयर, मतलब अपनी इतना ये मान लें, इसको अपने मेंटल मान लेते हैं, चलो इतना मोटा बना लेता हूँ इसको थोड़ा सा। तो ये 3 लेयर होगी इसमें, ये आउटर एपिडर्मल, ये मेसेंकाइम और इनर एपिडर्मल। अब देखिएगा आउटर एपिडर्मल लेयर आप देख रहे हो कि चोल के जस्ट ठीक नीचे होती है, और ये षटकोणीय जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, षटकोणीय एपिडर्मल या जिसको हम कह सकते हैं एपिडर्मिस जो होती हैं, उनके द्वारा क्या बनती है? बनी होती है ये अधिचर्म कोशिकाओं की बनी होती है, उपकला कोशिकाओं की बनी होती है आउटर एपिडर्मल लेयर। और षटकोणीय होती हैं और कितनी लेयर के रूप में व्यवस्थित होती है? केवल एक के रूप में। और जो आउटर एपिडर्मल लेयर है ये ही इस टेस्ट या चोल का क्या करती है? निर्माण करती है। और साथ में जो प्रोक्टोडियम और स्टोमोडियम जो भाग होते हैं, यानी गुदापथ और मुखपथ जो होते हैं, उनका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? आउटर एपिडर्मल के द्वारा ही होता है। मेसोडर्मल लेयर की बात करें तो मेसोडर्मल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेसोडर्मल लेयर आप देख सकते हैं आउटर एपिडर्मल और इनर एपिडर्मल के ठीक बीच में स्थित होती है, और इस भाग के अंदर इसकी पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेसेंकाइम भाग के अंदर इसकी पेशियां पाई जाती है। और पेशियां इसके अंदर 3 प्रकार की होती है। पहली जो पेशियां होती हैं वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल पेशियां। कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल पेशियां। और दूसरी होती है सर्कुलर मसल्स होती हैं। तीसरी होती हैं ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स होती हैं। कितने प्रकार की मसल होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें। अगर अपन थोड़ा सा डायग्राम को देखें अपनी इस प्रकार से, हम मेसेंकाइम लेयर की बात कर रहे थे इसके। तो मेसेंकाइम में कितने प्रकार की मसल होती हैं? वैसे संयोजी ऊतक का बना होता है। इस मुख्य संरचना तो किसकी बनी होती है? देखिए आउटर एपिडर्मल लेयर और इनर एपिडर्मल तो अधिचर्म कोशिकाओं की बनी होती है, यानी उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। और जो बीच का मेसेंकाइम लेयर है ये किसकी बनी होती है? संयोजी ऊतक की होती है। इसमें साथ में क्या पाई जाती है? मसल्स। मसल्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो पहली मसल देखिएगा, ये मसल्स इस प्रकार से, जो कि दोनों साइफन, कौन कौन से साइफन? ये ब्रैंकियल साइफन अगर आपको याद होना चाहिए। ये कौन सा साइफन है? ब्रैंकियल साइफन। और ये कौन सा है? एट्रियल साइफन। एट्रियल साइफन। तो ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन के दोनों ओर इस प्रकार से जो मसल्स होती हैं उनको कहा जाता है सर्कुलर मसल। क्या कहा जाता है? सर्कुलर मसल्स कहा जाता है। ठीक है। दूसरी मसल्स होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल। वो इस प्रकार से होती है, यूँ इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन में होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, तो दोनों ही साइफन के दोनों ओर होती है इस प्रकार से। दोनों ही साइफन के दोनों ओर इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनली पाई जाती है, अनुदैर्ध्य रूप से पाई जाती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तीसरी कौन सी है? ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स। ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स, क्योंकि यहाँ पर ब्रैंकियल साइफन होता है, ब्रैंकियल पोर होता है, ब्रैंकियल अपर्चर होता है, और ये कौन सा है? एट्रियल अपर्चर है। एट्रियल अपर्चर है। तो ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर कह दो या ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन कह दो, इनके बीच में जो मसल्स होती हैं इस प्रकार से जो मसल्स होती हैं इनको कहा जाता है ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स। क्या कहा जाता है इनको? ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स कहा जाता है। अब देखिएगा जो सर्कुलर मसल्स होती हैं ये क्या करती है? साइफन का जो व्यास है उसका कंट्रोल करती है। किसका कंट्रोल करती है? साइफन के व्यास को कंट्रोल करती है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है और जो ये ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स होती है ये क्या करती है? बॉडी की जो क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करती है। तो इस प्रकार से ये मसल्स हैं, इनके अलग अलग कार्य हैं। सबसे पहले ये सर्कुलर मसल्स है,
ये जो अपने को दिख रही दोनों साइफन को चारों ओर से घेरे हुए होती है, सर्कुलर होती है, क्योंकि साइफन जो होता है एकदम गोलाकार संरचना होती है इस प्रकार से, तो इसके चारों ओर जो पाई जाती है सर्कुलर मसल्स, ये क्या करती है, सर्कुलर मसल जो है वो दोनों साइफन, चाहे ब्रैंकियल साइफन हो चाहे एट्रियल साइफन हो, और इनके अपर्चर का क्या करती है, व्यास का निर्धारण करती है। और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ये जो ब्रैंकियोएट्रियल मसल्स होती हैं, ये दोनों क्या करती है, शरीर की जो और क्रियाएँ हैं या मूवमेंट्स हैं उनका क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो इस प्रकार से ये जो मेंटल है, ये इसका जो सेकंड भाग है वो कौन सा, मेसेनकाइम लेयर होती है। और तीसरी लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, इनर एपिडर्मल लेयर होती है। इनर एपिडर्मल लेयर ये भी क्या होती है कि अंदर की ओर पेरीब्रैंकियल कैविटी होती है, अंदर की ओर कौन सी कैविटी होती है, पेरीब्रैंकियल कैविटी होती है, उसको चारों ओर से क्या होती है, ये घेरी हुई होती है, और ये भी षटकोणीय कोशिकाओं की बनी हुई सिंगल परत होती है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या होता है, मेंटल होता है। मेंटल में कितनी लेयर होगी, 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट आउटर एपिडर्मल जो कि टेस्ट या चोल का निर्माण करती है, टेस्ट का निर्माण करती है। दूसरी कौन सी है, मेसेनकाइम लेयर है जिसमें मसल्स पाई जाती है। तीसरी है इनर एपिडर्मल लेयर जो किसका काम करती है, पेरीब्रैंकियल कैविटी को घेरे हुई होती है। अब पेरीब्रैंकियल कैविटी ये होती है, देखिए ये खाली स्थान होता है पूरा, डायग्राम मैंने बनाया, ये क्या है, पूरा पेरीब्रैंकियल कैविटी होती है। तो इसके अंदर ये जो संरचना पाई जाती है इसको क्या कहा जाता है, इनर एपिडर्मल लेयर कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने जो अपनी इनर एपिडर्मल लेयर है वो पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स अपने जो बात करने जा रहे हैं वो है इसका नेक्स्ट जो पार्ट है हर्डमानिया का, वो है आंतरांश, या इसके ये कह सकते हैं कि विसरल ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी हम थोड़ी व्यवस्था देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब अपने जो नेक्स्ट अपने टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा कि जो हर्डमानिया है उसके अंदर हमने प्रत्येक तंत्र को पढ़ना है, वो किस उसके जो अंग हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो उससे पहले अपने को एक स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। तो अब अपना है इंटरनल या विसरल ऑर्गन ऑफ हर्डमानिया, हर्डमानिया। तो ये अपने आप डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि जो इंटरनल ऑर्गन है वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने जो है इंटरनल या विसरल ऑर्गन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सेक्शन काटना पड़ेगा हर्डमानिया को। तो हर्डमानिया का यदि हम सेक्शन काटना है तो उससे ठीक पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है, टेस्ट या चोल को हटाना पड़ेगा। टेस्ट या चोल को हटाने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, नीचे मेंटल दिखाई देगा, और मेंटल दिखाई देने के बाद में अपने इसके विसरल ऑर्गन को देख सकते हैं। अब देखिएगा कि हमने ये हर्डमानिया का एक डायग्राम लिया है जिसमें ये एंटीरियर एंड है, ये डोर्सल एंड है, ये वेंट्रल पोजीशन है, और ये कौन सी है, पोस्टीरियर एंड है। यानी ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, ये डोर्सल पोजीशन है, और ये कौन सी है, वेंट्रल पोजीशन। यानी ये इसका ब्रैंकियल अपर्चर है, ये कौन सा है, एट्रियल अपर्चर है, ये ब्रैंकियल साइफन है, ये कौन सा है, एट्रियल साइफन है। यानी जिधर की ओर इसके अंदर ब्रैंकियल साइफन और ब्रैंकियल अपर्चर होता है वो कौन सा एंड होता है, इसका एंटीरियर एंड होता है। और जिधर एट्रियल अपर्चर और एट्रियल साइफन होता है वो कौन सा पोजीशन होती है, डोर्सल पोजीशन होती है। तो उसको अपने सेक्शन काटेंगे इस प्रकार से। हर्डमानिया का हमने क्या लिया, ये एक सेक्शन लिया इस प्रकार से। अब सेक्शन जब हम लेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ लिया हमने, डोर्सल पोजीशन से वेंट्रल पोजीशन की ओर लिया है, जिसके अंदर क्या हुआ कि हमें डोर्सल भाग आ गया और साथ में कौन सा आ गया, पोस्टीरियर एंड। इन डोर्सल पोजीशन और पोस्टीरियर एंड आ गई, यानी इस भाग को लेकर हम बड़ा करके देखते हैं। अब देखने पर देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने को दिखाई देता है ये साइफन है, ये कौन सा साइफन हो गया, एट्रियल साइफन। इतना एट्रियल साइफन इस छिद्र में खुलता है उसको हम कहते हैं एट्रियल अपर्चर, यानी ये एट्रियल साइफन है,
एट्रियल अपर्चर है ये रहा, तो ये रहा एट्रियल अपर्चर, और ये नीचे वाला ये भाग एट्रियल साइफन कहलाता है, जो एट्रियल साइफन ये रहा। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें तो सबसे पहले बाहर की ओर ये एरिया जो पूरा होता है, जो चारों तरफ से घिरा होता है, ये टेस्ट या चोल होता है। इसका क्या होता है? टेस्ट या चोल। जो हम बात कर रहे थे अभी, क्या होता है ये? टेस्ट या चोल, ये एरिया। और टेस्ट के ठीक अंदर की ओर ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये सारा क्या होता है? मेंटल होता है। क्या होता है? मेंटल। अब देखिएगा कि जो मेंटल होता है, मेंटल के मतलब यूँ कह सकते हैं कि मेंटल के अंदर इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको कहते हैं एट्रियम। इसके जो हम कह सकते हैं सिलोम जो होती है, उस सिलोम का नाम क्या होता है? एट्रियम। क्या कहलाती है? एट्रियम। एट्रियम जो होता है वो एक्चुअल में पूरी बॉडी के अंदर मेंटल के ठीक नीचे पाया जाता है, और एट्रियम के अंदर इसके जितने भी आंतरांग हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। एट्रियम के अंदर क्या होता है? सारे के सारे आंतरांग क्या रहते हैं? इसके व्यवस्थित रहते हैं। एट्रियल कैविटी जो होती है एंटीरियर पार्ट और जो वेंट्रल पार्ट को छोड़ करके, एंटीरियर पार्ट और वेंट्रल पार्ट को छोड़ करके क्या करती है? पूरी बॉडी में फेरिंक्स के चारों ओर पाई जाती है। क्या होती है? पूरी फेरिंक्स में पाई जाती है। यानी इन दो क्षेत्रों को छोड़कर एंटीरियर क्षेत्र और वेंट्रल क्षेत्र को छोड़ करके और पूरे पार्ट के अंदर ये क्या होती है? पाई जाती है, जो फेरिंक्स के चारों होती है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है? ये फेरिंक्स की दीवार से जुड़ी हुई होती है एक्चुअल में। एट्रियल एंटीरियर पोर्शन और वेंट्रल पोजीशन के अंदर क्या होती है? मेंटल और जो फेरिंक्स होती है वो आपस में क्या है? उनकी दोनों की दीवारें क्या होती है? एकदम पास पास में स्थित होती है, स्पेस उसमें दिखाई नहीं देता, यानी एट्रियल कैविटी इसमें नहीं पाई जाती। इसलिए हमने जो डायग्राम लिया है वो कौन सा लिया है? डोर्सल पोजीशन और पोस्टीरियर एंड का लिया है। यानी डोर्सल पोजीशन और पोस्टीरियर क्या है? एंड लिया है। यानी अधर सतह हमने क्या लिया है? डोर्सल यानी पृष्ठ सतह ले ली, और साथ में क्या ले लिया? इसकी पृष्ठ सिरा ले लिया। यहाँ पर क्या होता है कि जो फेरिंक्स होती है और जो मेंटल होती है उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, और स्पेस को हम क्या कहते हैं? पेरीब्रैंकियल कैविटी या एट्रियल कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीब्रैंकियल कैविटी और एट्रियल कैविटी कहा जाता है। जबकि अगर सिरे और अधर सतह पर क्या होती है कि जो फेरिंक्स होती है और जो मेंटल होती है वो आपस में क्या होती है? चिपकी हुई होती है, इसलिए वहाँ पर अपने इसको क्लियर दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए अपने ये इसका सेक्शन लिया है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि ठीक बीच में ये फेरिंक्स होती है। फेरिंक्स जो होती है इसकी, ये एक टोकरीनुमा संरचना होती है। अब टोकरीनुमा संरचना होती है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये चारों का ये भाग क्या कहलाता है? एट्रियल कैविटी कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है? एट्रियल कैविटी कहलाता है। अब एट्रियल कैविटी क्या होती है? जो एट्रियल कैविटी का वह भाग, यानी एट्रियल कैविटी एक्चुअल में क्या सिलोम ही है, या एट्रियम क्या इसका सिलोम भाग ही होता है। सिलोम जिसको हम देह गुहा कहते हैं, तो ये देह गुहा कह दो या एट्रियम कह दो। अब एट्रियम का वह भाग जो फेरिंक्स के दोनों साइड में स्थित होता है उसको पेरीब्रैंकियल कैविटी भी हम कह सकते हैं। एक ही बात है, उसको एट्रियल कैविटी भी कह सकते हैं और पेरीब्रैंकियल भी। पेरी का मतलब चारों ओर, ब्रैंकियल यानी फेरिंक्स या ब्रैंकियम, और कैविटी का मतलब खाली स्थान, तो इसको पेरीब्रैंकियल कैविटी भी कह सकते हैं, एट्रियल कैविटी भी कह सकते हैं। और इसका एक कॉमन नाम हम क्या लिख सकते हैं? सिलोम। यानी सिलोम हर्डमानिया में क्या कहलाती है? एट्रियम। और एट्रियम का वह भाग जो फेरिंक्स के दोनों ओर होता है उसको हम पेरीब्रैंकियल कैविटी भी कह सकते हैं या एट्रियल कैविटी भी कह सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट कि ये मेंटल है और ये क्या हो गया? पेरीब्रैंकियल या एट्रियल कैविटी। तो मेंटल और पेरीब्रैंकियल कैविटी के बीच में आंतरांग पाए जाते हैं, जैसे ये ओवरी है, ये हार्ट है, ये रेक्टम है, ये टेस्टिस है, ये क्या है? इसकी इंटेस्टाइन है, ये इसका वेंट्रल ब्लड वेसल है, दिख रही है आपको, ये इसका एंडोस्टाइल है। एंडोस्टाइल क्या होता है? वैसे मैं बता देता हूँ कि फेरिंक्स की जो फर्श होता है उसके अंदर सीलिया की एक कतार पाई जाती है, और वो कतार जो है भोजन को आगे खिसकाने का काम करती है, उसको हम कहते हैं एंडोस्टाइल। और एक ये शब्द आता है कि फेरिंक्स के फर्श भाग में तो एंडोस्टाइल होगी और उसके छत भाग में डोर्सल लैमिना पाई जाती है। ये एक जीभ के समान संरचनाएं होती हैं, इनकी भी एक कतार लगी होती है, इनके अंदर भी मूवमेंट होता है तो भोजन आगे की ओर ओइसोफेगस की ओर खिसकता है। और फेरिंक्स अंदर से आपको दिख रही है खोखली होती है। फेरिंक्स को मेंटल से जोड़ने का काम ट्रबिकुला करते हैं। कौन करते हैं? ट्रबिकुला करते हैं। ट्रबिकुला के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, और जो ये फेरिंक्स की जो वेंट्रल दीवार होती है इसके अंदर क्या होती है? एक ट्रांसवर्स वेसल्स पाई जाती है, आपको दिख रही है, ट्रांसवर्स ब्लड वेसल पाई जाती है जो कि ब्लड सप्लाई का काम करती है, या यूँ कह सकते हैं कि श्वसन में भी क्या होती है? सहायक होती है। उसके बाद में देखिएगा
अपने ये ऑर्गन हो गए, एंडोस्टाइल हो गई, डोर्सल लैमिना हो गया, उसके अलावा डोर्सल ब्लड वेसल डोर्सल पोजीशन पे होती है, वेंट्रल ब्लड वेसल वेंट्रल पोजीशन पे होती है। उसके अलावा ये हार्ट की पोजीशन हो गई, ये ओवरी की हो गई, ये रेक्टम की हो गई, ये टेस्टिस की हो गई, ये किसकी होगी, इंटेस्टाइन की होगी। उसके अलावा आपको दिख रहा है कि जो अपने फेरिंक्स है उसके अंदर की ओर जो दीवार होती है, फेरिंक्स की जो दीवार होती है अंदर की ओर, वो फोल्ड के रूप में अंदर की ओर निकली रहती है। इन फोल्ड का कार्य क्या है कि ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे जो है जल और भोजन काफ़ी लंबे समय तक इसके अंदर रुका हुआ रहता है। उसके बाद में अपने देखते हैं कि ये भाग इसका क्या कहलाता है, एट्रियल साइफन कहलाता है। और एट्रियल साइफन आगे किस में खुलता है, एट्रियल अपर्चर में खुलता है। और एट्रियल अपर्चर और साइफन के बीच में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, एनुलर मसल्स पाई जाती है, जो इसके व्यास को क्या करती है, कम और ज़्यादा करने में सहायक होती है। तो स्टूडेंट ये जो संरचना है ये अपने को बताती है कि किस प्रकार इसका टेस्ट पाया जाता है, किस प्रकार इसका मेंटल होता है, किस प्रकार इसकी एट्रियल कैविटी होती है, किस प्रकार फेरिंक्स होती है, और फेरिंक्स के अंदर ये फोल्ड होते हैं, ब्लड और डोर्सल ब्लड वेसल, डोर्सल ब्लड वेसल और वेंट्रल ब्लड वेसल पाई जाती है। उसके बाद में ट्रबिक्यूली पाई जाती है, जो कि इसको साध्य हुए रखती है, किसको, फेरिंक्स को। उसके बाद में डोर्सल लैमिना जो है और एंडोस्टाइल है ये पाए जाते हैं। एंडोस्टाइल इसके फर्श में पाई जाती है, डोर्सल लैमिना इसके क्या पाई जाती है, छत में पाई जाती है। तो आज अपने ये देख लिया, कल अपने इसका पाचन तंत्र देखेंगे। थैंक यू।